हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने प्राचीन भारत का इतिहास जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाके विजिट करें और जो आपके बेसिक जो कंसेप्ट है वहां से वो क्लियर हो जाएंगे। एक आपका बेस तैयार हो जाएगा हिस्ट्री को समझने के लिए। तो आप वो वीडियो भी देखें। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। जो हमारा अभी तक आपको 2 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास रहता है उसमें हमारे हिंदू शासक होते हैं जो वो राज करते हैं, ठीक है जी। और जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास रहता है उसमें हमारे जो मुगल शासक होते हैं, मुस्लिम शासक होते हैं, वो राज करते हैं, ठीक है जी। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज के, एक तो हमारा है भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। अरबों को जो अरब कंट्री के व्यक्ति थे उनको भारत पर अटैक क्यों करना पड़ा, ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि उन्हें भारत पर अटैक करना पड़ता है। और अटैक करने के बाद कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो भारत आते हैं, ठीक है जी। और भारत के हिस्ट्री में अपना नाम ऐसा दर्ज कर जाते हैं कि आज हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है जी। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने क्या किया कि हमारी हिस्ट्री में उनका, इंडियन हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज है। तो वो सब हम देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है जी। अगर किसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए या कोई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और जो कोई भी किसी प्रकार की अपडेशन होती है हम टाइम टू टाइम वहां करते रहते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में और डिस्कस करते हैं ये मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने से पहले हम जानेंगे एक स्टोरी के बारे में कि जो अरब आते हैं भारत पर अटैक करने के लिए वो क्यों आते हैं, ऐसी क्या कंडीशन बन जाती है कि वो अरब से आकर भारत पर अटैक करते हैं। एक स्टोरी के रूप में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि फिर काफी बच्चे कमेंट करते हैं मैम हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। तो बच्चे आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक देखने से ये होता है आपके कंसेप्ट हैं जो वो क्लियर हो जाते हैं। यदि फिर भी आपको किसी चीज में, कोई टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो के बीच में कमेंट ना करें कि हमें समझ नहीं आया, ठीक है जी। वीडियो को पूरा देखें अच्छे से, उसको 1-2 बार देखें। अगर फिर भी आपको चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है आप वीडियो को अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करें, अच्छे से देखें, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए अरबों का आक्रमण कैसे होता है कि जो हमारे ये होते हैं सिंध प्रांत में, एक स्टोरी है, आपको वो स्टोरी है जो ध्यान में रखनी है और उसी से चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है जी। उस स्टोरी को आपको हमेशा माइंड में याद रखना है उसी से, क्योंकि फिर आगे 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 चीजें जो है बढ़ती जाएंगी। एक राजा होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ थोड़ा लिख के नहीं बता सकती लेकिन आपको यहाँ समझ लेना है। एक राजा होते हैं हमारे यहाँ सिंध प्रांत पे जो शासन कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे दाहिर। एक राजा होते हैं दाहिर, ठीक है जी। और जो अरब से हमारे पास अटैक करने आता है व्यक्ति, वो कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम क्यों आता है? तो मोहम्मद बिन कासिम एक सेनापति होता है, उसका जो वो होता है मालिक, वो होता है अल हजाज। अब बात क्या बनती है, जो अल हजाज के जो व्यक्ति जो जहाज होते हैं पानी के, वो कहाँ से जाते हैं? ये हो गया हमारा अरब, ठीक है जी। ये हो गया हमारा इंडिया जो सिंध प्रांत था। अब यहाँ से जो अल हजाज के जो जहाज जाते हैं, बीच में यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है जिस बंदरगाह का नाम होता है देवल, ठीक है जी। तो यहाँ से उसके पानी के जहाज आते हैं, मतलब उसमें
जो व्यापार होता था उस उनका वो इस रास्ते से होता है। तो ये दाहिर क्या करते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं उनके जहाज़ों पर और सारा जो सामान होता है वो लूट लेते हैं। ठीक है जी। अब अल हजाज को ये बात पता चल जाती है कि हमारे जहाज लूट लिए गए हैं और वो लूटने वाले कौन है, सिंध प्रांत के जो राजा हैं उन्होंने लूट लिए हैं। तो ये अपने एक जो सेनापति होते हैं मोहम्मद बिन कासिम, उनको ये ऑर्डर देते हैं कि आप जाओ वहां पता करके आओ कि उन्होंने उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि उन्होंने हमारे जो है जहाज वो उनको लूट लिया है। आप पता करके आओ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है जी। और जो भी बात होगी आप हमें आकर बताना। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये चल देता है कहाँ, भारत की ओर। ठीक है जी। भारत की ओर चल देता है। ये हमारा, अब दोबारा से मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये हो गया अरब, सॉरी, ये हो गया अरब और ये हो गया हमारा इंडिया। अब जो मोहम्मद बिन कासिम है वो यहाँ से चलते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं दाहिज के पास जो सिंध प्रांत पर शासक करते हैं और इनको बोलते हैं कि आपने हमारे जो है जहाज हैं उनको क्यों लूटा। तो ये आगे से इनके साथ मिसबिहेव करते हैं कि हमारी मर्जी, हमारे पास से आपके जहाज गुजरते हैं तो हमारी मर्जी, हम उनको कुछ भी करें। ठीक है। इसको मोहम्मद बिन कासिम को आ जाता है गुस्सा, तो ये गुस्से में इनकी कर देते हैं हत्या। ठीक है जी। ये इनकी हत्या कर देते हैं और वहां हत्या करने के बाद, इनके ऊपर अटैक करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वहां एक ऐलान करते हैं मोहम्मद बिन कासिम कि जो वहां की जनता होती है, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप इस्लाम स्वीकार करें, ठीक है जी, या आप एक जो है कर यानी कि एक टैक्स पे करें। वो टैक्स क्या था, उसका नाम क्या था, जिसको बोलते हैं हम जजिया कर। जजिया कर, जजिया कर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। जो मुस्लिम बन जाएंगे, ठीक है जी, उनको ये टैक्स नहीं देना है। और यदि कोई हिंदू रहता है, गैर मुस्लिम रहता है, तो उसको ये जो है कर पे करना पड़ेगा, उसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ तो लोग मतलब ये टैक्स डर के कुछ तो ये इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। इनका मेन मोटिव क्या था, एक तो मतलब अपने जो है जहाजों का बदला लेना था। ठीक है। तो ये उनकी मतलब हत्या कर देते हैं अटैक करके। और दूसरा क्या था इनका, ये अरब कंट्री से थे, मतलब अपने जो है धर्म को ज्यादा ही वो महत्वपूर्ण मानते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार अधिक करते थे। तो ये क्या करते थे, इनका दूसरा मोटिव था कि अपने धर्म इस्लाम धर्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रसार प्रचार करना। तो ये यहाँ पर जो है वो टैक्स लगा देते हैं। तो कुछ लोग तो इनकी बात मान लेते हैं और टैक्स पे नहीं करते, और कुछ लोग जो नहीं इनकी बात मानते हैं वो गैर मुस्लिम की श्रेणी में आते हैं, वो टैक्स देती हैं। और इसने एक काम किया था, इसने जो विधवा थे और जो दिव्यांग थे और एक ब्राह्मण थे, इन 3 लोगों पर इसने वो टैक्स नहीं लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। बाकी जो अदर वो हिंदू थे उनके ऊपर ये टैक्स लगा देता है। ठीक है जी। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो आप ठीक है। और दूसरा ये इसके, और इसकी 2 पुत्रियां होती हैं, दाहिर की 2 पुत्रियां होती हैं और ये उनको अपने साथ लेके चला जाता है मोहम्मद बिन कासिम, उनको अपने साथ लेकर जाता है अपने मालिक के पास। इसका मालिक कौन था, अल हजाज, और उसके सामने पेश कर देता है। अब अल हजाज के भी 2 पुत्र होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी शादियां उनके साथ करा देते हैं। दाहिर की जो पुत्रियां होती हैं उनकी शादी उनके साथ करा देते हैं। लेकिन जो दाहिर की पुत्रियां थी उन्होंने कसम खाई थी कि हम मोहम्मद बिन कासिम, जिस प्रकार तूने हमारे जो है पिता की हत्या करी है, हम उससे तेरा मतलब हम बदला लेकर रहेंगे। तो ये क्या करती हैं, दोनों पुत्रियां जो इनके ससुर होते हैं, ससुर कौन होते हैं अब अल हजाज, उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि हम जो है आपके जो, अब हम इस घर की जो है बहुएं हैं, ठीक है जी, इस वंश की बहू है, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो आपका दास है मोहम्मद बिन कासिम, उसने यहाँ
इस मतलब अरब लाने से पहले हमारे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, मतलब ठीक है जी, मतलब बहुत मिसबिहेव किया। तो ये बात वो सहन नहीं कर पाता, तो वो जब भी ऑर्डर देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को लेकर आओ, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम को पत्र लिखा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जहां कहीं भी हो जल्दी से दरबार में जो है आए, ठीक है। तो लेकिन इसने तो बेचारे ने कुछ ऐसा किया नहीं होता, इसके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तो ये अपनी जो है गर्दन कटवा के उसको प्लेट में रखवा के जो अपना मालिक होता है अल हजाज उसके सामने पेश कर देता है कि मैं अपनी बेगुनाही का इससे ज्यादा सबूत नहीं देता। लेकिन मतलब एंड टाइम होता है, जो इसका अंतिम समय होता है, उसमें ये अपनी वाइफ को बोलता है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ये केवल और केवल अपने पिता की जो है हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो जाता है। तो अभी हम फैक्ट देख लेते हैं जो लुसेंट का हमारे फैक्ट है। ये स्टोरी अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो आप हमें बता दीजिए, मैं दोबारा ये इसको रिपीट कर दूंगी। अब पढ़ते हैं हम अपने फैक्ट की ओर। देखिए स्टोरी का जो है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी से ऐसे होता है ना, चीजें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। तो स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। फैक्ट तो कोई भी याद करके एग्जाम में चला जाता है, फैक्ट का कोई इश्यू नहीं है, फैक्ट याद हो जाते हैं। लेकिन उन फैक्ट को लंबे समय तक याद करने के लिए हमारा स्टोरी होती है, तो स्टोरी को याद रखना चाहिए। हम फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। पहला सफल आक्रमण किया था किन्होंने? अरबों ने। किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। कैसे विजय पाई थी? कि क्योंकि जो दाहिर है उनकी हत्या ये कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का अगर टाइम भारत में पूछा जाए तो वो 712 से लेकर हमारे पास 714 ईस्वी होता है, ठीक है जी, ये जो भारत में आता है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। मतलब मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया कि एक दाहिर नाम के जो राजा है वो सिंध पर जो है शासन करते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इनका मेन मोटिव तो यही रहता था कि भारत में आए, क्योंकि उस समय भारत एक सोने की चिड़िया था, ठीक है जी। तो ये क्या करते थे? आते थे, भारत से धन दौलत जो है वो लूट कर चले जाते थे। और दूसरा क्या काम था इनका? इस्लाम का प्रचार करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। आई होप यहाँ तक के जो फैक्ट हैं वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब मैंने स्टोरी में तो बता दिया था आपको, उसका एंड हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद क्या आते हैं? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी के बारे में भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी। 932 में अलपगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी क्या होती है? गजनी होती है। अब इसकी भी कहानी एक ऐसी है कि ना, जो इनका एक राजा होता है जिसका नाम होता है अलपगीन। अलपगीन के बाद इन एक दास होता है सुबुग्रीन। सुबुब्रीन होता है, एक मिनट, हाँ, ये होता है, देखो जी, ये होता है सुबुक्तगीन। सुबुत्तगीन, ठीक है जी। आपको क्या स्टोरी कैसे याद रखनी है? पहले तो एक मालिक होता है अलपग्रीन, ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे पास सुबुग्रीन, उसका जो है दास होता है, ठीक है जी। तो ना ये क्या करता है, जो सुबुग्रीन होता है ये भारत पर बार बार अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? ये पेशावर में अटैक करता है। अब पेशावर में अटैक करता है, ये होता है हमारा पेशावर, और ये होता है हमारा तुरक का एरिया, ठीक है। ये इस पे बार बार अटैक करता है भारत पर, पेशावर पर, ठीक है। लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ये हार जाता है। हमेशा अटैक करता है, हार जाता है, हमेशा अटैक करता है, हार जाता है। तो यहाँ एक राजा जो है वो शासन कर रहे होते हैं, जयपाल। अब जयपाल के ऊपर अटैक किया इसने, तो जयपाल ने क्या किया, इसको
मतलब जयपाल ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी? सुबुक्त ग्रीन की। ठीक है जी, उसकी हत्या कर देता है। तो सुबुक्त ग्रीन का जो पुत्र होता है वो मोहम्मद गजनी होता है, मोहम्मद गजनी। तो अब ये क्या करता है कि अपने फादर की जो है मौत का बदला लेने के लिए ये भारत की जो धर्म होता है, ठीक है, जो भारत का हिंदू धर्म होता है, उसको चोट पहुंचाने के लिए ये भारत के जो मंदिर होते हैं, ठीक है, जो धार्मिक जो होता है उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये भारत पर अटैक करता है। और आपने पढ़ा है कि जो मोहम्मद गजनी होता है वो भारत पर कितनी बार अटैक करता है? 17 बार अटैक करता है। ठीक है, इसका बस मेन मोटिव ये था कि अपने फादर की जो है मौत का बदला लेना है और इनके जो धार्मिक इनकी धार्मिक जो आस्था है उसको चोट पहुंचानी है। ये इसकी कहानी होती है। अब फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 932 ईस्वी में अलपगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी होती है हमारी गजनी। अल्पग्रीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी की प्रीतग्रीन ने शासन किया। प्रीतग्रीन ने शासन किया। इसके शासनकाल 972 से 77 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। अगर अरबों का आक्रमण किया, अरबों का आक्रमण पूछ लिया जाता है कि अरबों का सफल आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। लेकिन अगर तुर्क के बारे में बात की जाए तो तुर्क में सबसे जो फर्स्ट अटैक होता है वो मोहम्मद महमूद गजनवी के होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का जो है शासक वो जयपाल होता है। मतलब मैंने अभी बताया आपको स्टोरी में, जयपाल शासक कर रहा होता है पंजाब के पेशावर में। अल्पग्रीन का गुलाम कौन होता है? सुबुक्तग्रीन, जो 900 जो है 77 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है। मतलब इसकी मृत्यु के ये तो होता है, ये यामनी वंश का संस्थापक होता है। संस्थापक के बाद ये इसका दास होता है और ये दास का पुत्र होता है गजनी। ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी भी हत्या हो जाती है बार बार अटैक करने के कारण। किसके द्वारा? जयपाल के द्वारा। मोहम्मद याद आता है। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। जिसके पुत्र कौन से थे? महमूद गजनी। कब हुआ था जन्म? 1 नवंबर 971 में। महमूद गजनी ये खुरासान का शासक था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 999 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है। मतलब अब क्या आ जाता है, जो भाग दौड़ होती है शासक की, ठीक है, साम्राज्य की, वो किसके हाथ में आ जाती है? महमूद गजनी के हाथ में आ जाती है। और जब ये कितने साल का होता है? ये 27 साल का होता है। बगदाद का खिलाफा अल आदिर बिलहा ने महमूद गजनी को यमीन उद औदौला तथा यमीन उल मिहाल की उपाधि दी थी। ठीक है, ये उपाधि भी आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया था। जो महमूद गजनी होता है वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना, ठीक है, और अपने फादर की जो है मृत्यु का बदला लेना। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। अब मूर्ति भंजक क्या था? क्योंकि आपने इसका एक अटैक देखा होगा, जो 16वां अटैक होता है महमूद गजनी का, वो होता है सोमनाथ के मंदिर पर। अब सोमनाथ के मंदिर पर ये अटैक करता है, वहां से इतना ज्यादा ये सोना चांदी जो है वो लेकर चला जाता है। वहां ये उसका मतलब सबसे बड़ा आक्रमण भारत की हिस्ट्री में जाना जाता है। तो और ये क्या करता था, सारा कुछ लूट लेने के बाद जो मूर्तियां होती थी उनको तोड़ देता था। ठीक है जी, मतलब इसको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से भी जाना जाता है। जो गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण
1000 में किया था, 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह देश लौट गया था। अब पेशावर पर ही क्यों किया था? क्योंकि जो इनके फादर थे, ठीक है जी, महमूद गजनी के, वो भी पेशावर पर अटैक करते थे और पेशावर को अपने अंडर में लेने के लिए वो बार-बार उस पर अटैक करते थे ताकि वो वहाँ अपना कब्जा जमा लें। अब वो तो हार जाते थे हर बार, तो इनका पुत्र वही काम करता है, पेशावर के कुछ एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। गजनी ने 1000 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। अब गजनी के मन में ये था कि जिसने मेरे फादर की हत्या करी है, मुझे उससे बदला लेना है। ठीक है? तो ये क्या करता है, उसी जयपाल के ऊपर ये अटैक कर देता है, जिसके कारण उसका ये सोचता है कि मैं इससे बदला ले लूंगा। और जिसमें जयपाल होता है उसकी हार हो जाती है। ठीक है जी। गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है और इसका जो सफल आक्रमण रहता है वो नगरकोट के विरुद्ध होता है। और ये आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, जो जयपाल होते हैं, मतलब भारत की हिस्ट्री में इतने मतलब जो है हिंदू शासक ऐसे रहे हैं जिन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब जो ये करते थे कि किसी अदर कंट्री के व्यक्ति से मरने की बजाय वो खुद ऐसा कर देते थे कि मतलब, तो जो ये जयपाल थे, इन्होंने मतलब ये किया था कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जो अग्नि में बैठकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे अग्नि में बैठकर। मतलब ऐसे महान शासक भी भारत की हिस्ट्री में रहे हैं। गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित अकादमक प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। मतलब ये था कि जो चीजें इनको अच्छी लगती थी ना भारत में, तो ये उसको भी उठाकर ले जाते थे। धन दौलत के अलावा जो इनकी और मूर्तियां थी उनको भी उठाकर ले जाते थे। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर जो सौराष्ट्र पर हुआ था। मतलब जो इसका सबसे ज्यादा फेमस जो अटैक माना जाता है गजनी का, वो होता है सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, जिसको हम 16वां आक्रमण मानते हैं। और ये सोमनाथ के मंदिर पर ऐसा अटैक करता है कि जो वहां की संपत्ति होती है, जितनी धन दौलत होती है, सारी लूट कर ले जाता है और वहां मूर्तियों को तोड़ देता है। इस मंदिर की लूट में सबसे उसे करीब 20 लाख, देखिए कितनी अमाउंट ये लेकर जाता है, 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लग जाती है। मतलब इतना सारा धन ये भारत से लेकर चला जाता है। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब ये सोमनाथ के मंदिर का जो लूट लिया था इसने और ये लेकर जा रहा था, तो यहाँ के जो भारत के जाट हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं और जो इससे काफी सारा धन लूट लेते हैं रास्ते में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है। जो इसका लास्ट का जो अटैक होता है वो जाटों के विरुद्ध होता है। लेकिन सबसे पहले तो फेमस अटैक इसका जो होता है वो सोमनाथ का मंदिर होता है, क्योंकि वहां से काफी सारा धन ये लूट कर ले जाता है। तो सबसे फेमस अटैक भी यही होता है। और काफी बार पूछ लिया जाता है सोमनाथ का मंदिर का जो अटैक होता है वो कौन से नंबर का अटैक होता है, तो वो 16वें नंबर का अटैक होता है। अब बात कर लेते हैं आगे। गजनी की मृत्यु 1027 में हो जाती है। मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने के बाद। इसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक होता है वो कौन होता है, हमारा महमूद गजनी होता है। महमूद की सेना में सेवादाय एवं तिलक जैसे हिंदू
उच्च पदों पर आसीन थे। ये भी नहीं था कि ये हिंदुओं से इतनी घृणा करते थे। इनका तो ये था कि जो हिंदू शासक जयपाल थे, उन्होंने इनके पिता की हत्या करी थी। मेन मोटिव था उनसे बदला लेने के लिए, ठीक है? और जिस एरिया को इनके पिताजी बार-बार अटैक करते थे और अपने अंडर में करना चाहते थे, अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, ये सिर्फ इसके 2 मकसद थे। पहले उन दोनों को इसने पूरा किया और भारत की काफ़ी सारी संपत्ति ये लेकर चला गया था। लेकिन जो इसकी सेना में थे, ठीक है? वो हिंदू भी ऊँचे-ऊँचे पदों पर आसीन थे। मतलब हिंदुओं की कंडीशन इसकी जो सेना में थी वो अच्छी थी। अल-बुरूनी फिर दोसी उब्तिनी फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के भी आपको जो है याद रखने हैं। अटैक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तराइन के युद्ध से पूछे जाते हैं, जो मोहम्मद गोरी के अटैक होते हैं। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं पहले मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले। जो कासिम होता है, ठीक है, वो सबसे पहले अटैक करता है और ये अटैक अरबों के द्वारा प्रथम अटैक होता है भारत के ऊपर, ठीक है जी। अगर अरब पूछा जाए, अरबी आक्रमण पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम है। अगर तुर्क पूछा जाए तो वो गजनी है, ठीक है। बच्चे काफी बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं इन 2 पॉइंट को लेकर, लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है। अब मोहम्मद गोरी के बारे में बात कर लेते हैं। गोर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, ठीक है जी। एक छोटा सा राज्य होता है। 11 ये यहाँ पे 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोर का शासक बना, ठीक है जी। ये शासक बनता है 1173 ईस्वी में बनता है। इसने भारत पर पहला आक्रमण, जो फर्स्ट अटैक होता है इसका भारत पर, वो क्या होता है, वो कब होता है? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध होता है। देखिए, अब एक आक्रमणकारी आया, ठीक है जी, उसने अटैक किया, वो काफी सारी धन दौलत संपत्ति भारत से ले गया। तो ना एक मतलब रिवाज सा बना लेते हैं ये भारत पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इनको लालच आ जाता है कि भारत में तो इतनी ज्यादा संपत्ति है ना, इतना ज्यादा धन है, तो हम ये क्या करते हैं, एक इनका मतलब रिवाज सा बन जाता है भारत पर अटैक करने का। तो धीरे धीरे व्यक्ति आते हैं और भारत पर अटैक करते हैं। तो ये जो मोहम्मद गोरी होता है, ये भी अपना जो सफल आक्रमण होता है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध करता है। गोरी का दूसरा आक्रमण हमारे पास होता है 1178 में, जो गुजरात पर होता है। यहाँ का शासक कौन था? भीम सेकंड है, जो को पूरी तरह मतलब जो होता है गुजरात का शासक होता है भीम सेकंड, ये गोरी को हरा देता है। इसके जो लुसेंट में है मेन फैक्ट वो ये दे रखे हैं, आपको ये ही याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है हमेशा एग्जाम में। और तो इसके कोई इतने अटैक पूछे नहीं जाते ये, लेकिन जो तराइन का फर्स्ट और सेकंड जो युद्ध होता है ये पूछे जाते हैं। तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है हमारे पास 1191 में, जो किसके बीच होता है? गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं उनकी विजय हो जाती है। दूसरा होता है 1192 में, अगले साल ही होता है, जिसमें गोरी और पृथ्वी चौहान होते हैं, जिसमें गोरी की विजय होती है। अब यहाँ एक और स्टोरी, यहाँ एक लिंक हो जाती है। जो पृथ्वीराज चौहान होता है, ठीक है जी, इसकी जो पुत्री होती है जो हमारे पास जयपाल होता है, एक शासक होता है जयपाल, उसकी पुत्री से पृथ्वीराज चौहान को हो जाता है प्रेम। तो ये क्या करते हैं, सेकंड युद्ध में उनका साथ नहीं देते हैं, जिसके कारण जो गोरी है वो हार जाते हैं, ठीक है जी। नहीं सॉरी, ये गोरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि जयपाल ने इनका साथ नहीं दिया होता है। और फर्स्ट युद्ध में ये इनका साथ देते हैं, तो ये जीत जाते हैं। जयचंद होता है वो, ठीक है जी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गोरी की विजय हो जाती है।
पृथ्वीराज चौहान को जिस जिस लड़की से प्रेम होता है वो होती है जयचंद की पुत्री। ठीक है जी। तो जयचंद फर्स्ट युद्ध में तो इनका साथ देते हैं पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है। और सेकंड युद्ध में ये देते नहीं, जिसके कारण इनकी हार हो जाती है। लेकिन फिर ये जो गोरी होता है ये जयचंद को ही हरा देता है और एक नए वंश की स्थापना यहाँ भारत में करता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आई होप यहाँ तक की वीडियो, यहाँ तक के सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको वन लाइनर की फॉर्म में आपको पढ़ना है, ठीक है, अपने फैक्ट क्लियर करने हैं, तो आप हमारे चैनल पर जो शॉर्ट वीडियो आती हैं, हमारे शॉर्ट्स होते हैं, उनको देखें, क्योंकि वहां से आपके क्विक रिवीजन हो जाती हैं वन लाइनर की फॉर्म में। ठीक है जी। अगर किसी को वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ना पसंद है तो आप हमारे शॉर्ट्स को फॉलो करें। लेकिन अगर आपको शुरू से आपका बेस तैयार करना है ताकि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें, आपका एक बेस बन जाए, एक स्टोरी के रूप में आपको जो इतिहास है वो आ जाए, समझ आ जाए, तो आप हमारी लॉन्ग वीडियो है कम से कम 2 बार तो जरूर देखें। क्योंकि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने इतिहास को इतने अच्छे से मतलब पढ़ा है, समझा है, तभी मेरे को इतिहास याद रहता है। ठीक है जी। अगर आपको फिर भी किसी को कोई डाउट आता है किसी भी चीज में कि आपको डेट से याद नहीं होती है या कुछ भी फैक्ट याद नहीं रहते, तो मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आऊंगी। ठीक है। ट्रिक से ये होता है कि हमें एग्जाम में चीजें याद रह जाती हैं। लेकिन अगर आपको बेस बनाना है तो आपको लॉन्ग वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी अपना बेस बनाने के लिए। वन लाइनर की फॉर्म में हमारे शॉर्ट्स हैं और बेस बनाना है, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सारी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। जिस बच्चे की थ्योरी कंप्लीट है तो उसे तो किसी प्रकार की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई वन लाइनर की फॉर्म में ही पढ़ता है, अपना बेस क्लियर नहीं करता, तो उसको तो प्रॉब्लम आएगी ही। आप ये हो सकता है थ्योरी पढ़कर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप शॉर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, रिवीजन की तरफ जा सकते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर नहीं है और आप वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ते हैं, चाहे आप बुक्स से पढ़ते हैं या कहीं से भी, तो आपका कभी भी बेस तैयार नहीं होगा और आप ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।